आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर मिश्रा, आप सभी का लीगल मेंटर। हार्दिक स्वागत है जुडिशरी की इस सुपर फास्ट रिवीजन वाले चैप्टर के अंदर। देखिए, चैप्टर के अंदर हम जुडिशरी का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसके अंदर हम बहुत डिटेल में जाके आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा स्कोप होगा, हम बहुत लिमिटेड स्कोप पे एक सुपर फास्ट रिवीजन के तरीके से बढ़ेंगे, ताकि मिनिमम से मिनिमम समय में इस चैप्टर को हम क्या कर लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर एक रिवीजन सीरीज होगा, ये एक एग्जॉस्टिव चैप्टर नहीं होगा। हम बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। याद रखिएगा कि हमारे देश के अंदर एक फेडरल सिस्टम है। इसका मतलब हमारे देश के अंदर राज्यों की पावर अलग है, केंद्र की पावर अलग बताई गई है। हमारे देश के संविधान के अंदर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम बताया गया है, जो कहता है कि सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ के लिए हमारे पास एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो हमारे देश के अंदर आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट है, नई दिल्ली में बैठती है। उसके बाद आपको पता है हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स के बाद आपको मिलते हैं सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसको हम लोअर कोर्ट्स बोलते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैटर्स के लिए हमारे देश के अंदर ट्रिब्यूनल्स होते हैं। सर्विस मैटर के लिए कैट है, सैट है, डेट रिकवरी के लिए डीआरटी वगैरह है। ये सारे आपको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट आपको ध्यान रखना, जिससे सवाल पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में कब आया। तो 28 जनवरी 1950 इसने दो कोर्ट्स को रिप्लेस किया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रीवी काउंसिल। ये उस समय एपेक्स कोर्ट हुआ करती थी, इसको इसने रिप्लेस किया। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की परिकल्पना 1950 में करी गई थी, तो उस समय 7 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 7+1 स्ट्रेंथ थी। बट फिलहाल जो स्ट्रेंथ है वो हो गई है 34, मतलब 33+1। प्रश्न ये आता है कि ये पावर किसके पास है, तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह लेजिस्लेशन लाके जजेस की संख्या को बढ़ा सकती है। तो याद रखिएगा, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया तो 7+1 था, फिलहाल 33+1 है। और कल ही जस्टिस बोपन्ना रिटायर हुए हैं। ठीक है, अब हाई कोर्ट्स के बारे में ध्यान रखना है कि 25 हाई कोर्ट्स हैं। जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका जुरिस्डिक्शन एक राज्यों पे होता है, एक से ज्यादा राज्यों पे हो सकता है, एक यूनियन टेरिटरी पे हो सकता है, मतलब दो तीन राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे दिल्ली का हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हाई कोर्ट के नीचे आप सभी को पता होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल होते हैं। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि चार जो सबसे पहले हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, जो चार सबसे पहले हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, वो थे मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई का, ये था 1862 में। बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई 1862, कलकत्ता हाई कोर्ट 1862, और इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866, 1866। तो ये चार सबसे पहले बनाए गए हाई कोर्ट्स थे। हाई कोर्ट के नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दिखाई देंगे। ये आप समझिएगा कि जो ये डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ये हाई कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज साहब दिखते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब सिविल मैटर को जब जब यही डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज साहब जब सिविल मैटर को देखते हैं, तो उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब बोलते हैं। और जब क्रिमिनल मैटर को देखते हैं, तो उन्हें सेशन जज कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब होंगे उन्हें बोला जाएगा मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है, तो वो अपने फंक्शन को डेलीगेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे। और अगर क्रिमिनल मैटर तो एएसजे कहा जाता है, एडिशनल सेशन जज। ये आपको ध्यान रखना है। जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं वो हाई कोर्ट के नीचे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है। बहुत जरूरी प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। अपीलेट का मतलब, अगर आपने कोई मैटर फाइल किया है सिविल जज के पास, तो सिविल जज के फैसले की अपील आप कहाँ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, आपको हायरार्की ध्यान रखनी है कि सिविल साइड में हायरार्की क्या होती है, क्रिमिनल साइड में हायरार्की क्या होती है। तो सिविल साइड की हायरार्की, सबसे ऊपर आपको डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट दिखेगी, फिर सीनियर सिविल जज साहब की कोर्ट दिखेगी, फिर आपको दिखती है प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, और सबसे नीचे आपको दिखेगी जूनियर सिविल जज। इसके नीचे आपको एक कोर्ट और दिखती है, जिसे हम मुंसिफ कोर्ट कहते हैं। जो ये मुंसिफ कोर्ट होती है, ये सिविल नेचर की कोर्ट, सिविल नेचर के मैटर्स को सुनने वाली सबसे छोटी कोर्ट होती है। और साथ ही साथ बेसिकली दीज आर रेवेन्यू कोर्ट्स। और इनकी जो पेक्युलरी लिमिट है, कितने पैसे तक के ये मैटर्स को सुन सकते हैं, वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है। क्रिमिनल साइड में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको सेशन जज की कोर्ट दिखती है, फिर आपको सीजीएम साहब की कोर्ट दिखेगी, फिर जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए, बेंच का मतलब होता है कि जजेस की कितनी संख्या बैठ के उस मैटर को एडजुडिकेट कर रही है। अगर दो या तीन जजेस की संख्या होती है उसे हम डिवीजन बेंच बोलते हैं। पांच से ज्यादा होती है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं।
ठीक है, 5 या उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलेंगे। जैसे हाल फिलहाल में अभी आपको ध्यान बता दूं, अभी जज बैठे हुए थे राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर लेके, तो 9 जजेस की बेंच बैठी हुई थी। ठीक है, तो ये बात है, आपको केशवानंद भारती में 13 जजेस की बेंच थी, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिब्यूनल का मतलब, अगर आपको ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा करनी तो 4-5 पॉइंट यहाँ के लिए ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 323 ए, आर्टिकल 323 बी, 42nd अमेंड 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 से ये लाया गया था। 323 ए के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सर्विस मैटर्स के बारे में चर्चा करता है, और 323 ए जो अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में चर्चा करता है, इसमें कैट और सैट के बारे में चर्चा करी जाती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको चीजें ध्यान रखनी तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो जैसे कैट है, कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब अगर केंद्र सरकार का कर्मचारी है, उसका पेंशन से, ट्रांसफर से, प्रमोशन से, सर्विस बेनिफिट अगर कोई रुक गया है तो उसके लिए वो कैट जाता है। अगर राज्य सरकार का कर्मचारी है तो वो सैट जाएगा। एक एग्जांपल आपको टीडी सैट याद रखना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। एनजीटी आपको पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल के साथ साथ काम करने वाली एक स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, जिसे हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। रेगुलेटर्स यूजुअली कंप्लायंसेस को देखते हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, टीडी सैट है। टीडी सैट अभी मैंने आपको बताया ना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। टीडी सैट के साथ काम करने वाला जो रेगुलेटर है वो है टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट को रिप्लेस नहीं करेगी। ट्रिब्यूनल कोर्ट को असिस्ट करती है एल चंद कुमार का केस। साइलेंट फीचर्स आपको ध्यान रखना है, हमारे यहाँ कॉमन लॉ सिस्टम होता है। कॉमन लॉ सिस्टम का मतलब जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं कानूनों को बनाने में, और लगभग उनका एक तरीके से लॉ के तरीके से एप्लीकेशन होता है। इसका जस्ट अपोजिट है सिविल लॉ सिस्टम, जो जर्मनी, रशिया और कॉन्टिनेंटल यूरोप में फॉलो किया जाता है, जहां पे ये मतलब होता है कि लॉ बनाने की जो पावर होती है वो पूरी की पूरी किसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के पास होती है। आप ये कतई मत समझिएगा कि कोर्ट्स, सिविल लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर कोर्ट्स कानून बनाती हैं। कानून कोर्ट इस तरीके से नहीं बनाती। कानूनों का जो कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो जजमेंट होते हैं, उनका एप्लीकेशन बिल्कुल एक कानून के तरीके से किया जाता है। आपको पता है हमारे देश के अंदर एडवर्सियल सिस्टम होता है। एडवर्सियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो जज साहब होते हैं उनका रोल हो जाता है पैसिव, एडवोकेट साहब का रोल हो जाता है एक्टिव। ठीक है, जज साहब बिल्कुल एक न्यूट्रल जज की तरीके से काम करते हैं। उनके सामने जो फैक्ट लाए जाएंगे, उनके सामने जो आर्गुमेंट्स लाए जाएंगे, उनका फैसला उसके ऊपर ही बेस्ड होता है। लॉ ऑफिसर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल साहब हमारे देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। आर्टिकल 76 में इनकी अपॉइंटमेंट करी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये अपनी पद पे बने रहते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब की जो क्वालिफिकेशन होती है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होती है। इनके पास एडिक्वेट लीगल प्रैक्टिस होती है, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल इश्यूज पे पॉइंट बताते हैं, राय देते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ही हैज राइट टू अपीयर इन द कोर्ट, उनके पास कोर्ट में अपीयर होने का अधिकार होता है, जिसे बोलते हैं राइट टू ऑडियंस। वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल साहब की मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एएसजीज होते हैं। याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की जो पोस्ट होती है वो संवैधानिक पोस्ट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अटॉर्नी जनरल, वैसे एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के लिए, जो सीनियर लॉ ऑफिसर्स होते हैं। आर्टिकल 165 में इनके बारे में बताया गया है। ये अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सॉरी, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो एडवोकेट जनरल होते हैं, ये स्टेट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, और स्टेट के बिहाफ पे ये प्लीड करते हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट तक ये अपनी पद पे बने रहते हैं। ठीक है, और एडवोकेट जनरल की मदद करने के लिए आपके पास एडिशनल एडवोकेट जनरल भी अपॉइंट किए जाते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे आर्टिकल 50 कहता है रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये कहता है कि जुडिशरी ऑटोनॉमस है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से क्या है, बिल्कुल सेपरेट है, कोई दबाव नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। जुडिशरी एक वॉचडॉग की तरीके से काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपने पावर का मिसयूज कर रही होती है, हाथ आजकल जैसे ईडी को लेके बहुत कोर्ट्स की गाइडलाइन आती है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आर्टिकल 20 क्लॉज थी जो हमारे संविधान का है, कि एक व्यक्ति को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अपने खिलाफ गवाही करे। तो कहने का मतलब, जब भी कोई, अगर मान लीजिए कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपने अपने जो उसको कार्य क्षेत्र उसके बाहर जाके काम करती है, तो कोर्ट्स एक वॉचडॉग का काम आपको करती है। साथ ही साथ जो भी आपको संवैधानिक फ्रीडम्स वगैरह मिले हुए हैं, उन फ्रीडम्स को उन फ्रीडम्स को आपको एसेंशियली गारंटीड तरीके से मिले,
ये भी इंश्योर करना जुडिशरी का काम होता है। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहलाती है। याद रखिएगा जो हमारी कोर्ट्स होती हैं वो लॉ को इंटरप्रेट करती हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के अंदर एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी है। आर्टिकल 21 आप सभी को पता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। इसमें अब आर्टिकल 21 के एम्बिट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोल दिया था कि जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रोड के बगल में काम कर रहे होते हैं, दे हैव टू राइट टू ऑपरेट ऑन स्ट्रीट, मतलब उनके पास अधिकार है कि वह स्ट्रीट पे अपना व्यापार कर सके। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बेचेंगे तभी उनका जीना, तभी उन ये जो प्रोडक्ट बेचना है वो उनके जीविकोपार्जन से संबंधित है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का एम्बिट यहाँ तक बढ़ा दिया कि जो लोग एज्ड हैं, ज्यादा उम्र है, डिसेबल्ड हैं या बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, चाहे मेन हो चाहे वुमेन है, दे हैव द राइट टू फूड। और क्योंकि राइट टू फूड इसलिए बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप सभी को पता है कि प्रोसेस जो होना चाहिए वो रिजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। आर्टिकल 21 मनिका गांधी केस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं जल्दी से ये जो आपके सामने पॉइंट लिखा है इसको मैं जल्दी से इसमें वाइंड अप कर देता हूँ। आर्टिकल 50 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। 129 सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 130 सीटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठती है लेकिन कहीं और भी बैठ सकती है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, बट प्रेसिडेंट साहब की प्रायर अप्रूवल अप्रूवल की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब दो राज्यों के बीच के डिस्प्यूट हो, दो राज्यों के बीच के डिस्प्यूट हो, केंद्र और राज्यों के बीच के अंदर डिस्प्यूट हो, राज्यों यूनियन टेरिटरी के बीच में कोई, जैसे मान लीजिए रिवर का डिस्प्यूट है कि ये रिवर का जो पानी है वो किसके पास जाएगा, ये कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है। उसी तरीके से आप पढ़ेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 वास्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। जब भी आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 132 जो है वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन आता है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना आर्टिकल 132 में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, और वह भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किससे संबंधित हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ संविधान से। आर्टिकल 133 सिविल मैटर्स के लिए आता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई डिक्री, उसकी अपील अगर आपको करनी है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, इन रिगार्ड्स ऑफ सिविल मैटर। लेकिन ध्यान रहे इसमें आपको 134 ए का सर्टिफिकेट मिलना होना जरूरी है। 134 ए। 134 ये भी एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट से आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स को लेके। 136 वास्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। वास्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन जिसे हम बोलते हैं स्पेशल लीव टू अपील, जिसमें होता है किसी कोर्ट के, किसी भी कोर्ट का, किसी भी ट्रिब्यूनल के किसी भी ऑर्डर से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 143 ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है जहां पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करती है। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है, हल्का सा आप इसको फ्रेमिंग में देख लीजिएगा कि 131, अच्छा 131 जो है ओरिजिनल हो गया और ये वास्ट ओरिजिनल हो गया 32। 32, 132, 133, 134 जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये अपीलेट आएगा, ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। और इसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो इसके अंदर सर्टिफिकेट मिलता है वो 134 ए में मिलता है। ठीक है। 34 हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देती, फिर वो उस सर्टिफिकेट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट अपील करने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो पीछे जो आपने चीज इतनी ढेर सारी थी इसको मैंने क्या कर लिया है, शॉर्ट शॉर्ट छोटा करके यहाँ पे बता दिया है। ठीक है। जब आपसे पीआईएल के बारे में बात करी जाएगी, जब आपसे पीआईएल, देखिए पीआई, इसमें आपको ध्यान रखना लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब आपका क्या लोकस है। लॉ का ये सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा वही कोर्ट जा सकता है, लेकिन पीआईएल के माध्यम से बोला गया कोई अगर पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है वो दूसरे के बिहाफ पे भी कोर्ट जा सकता है, जनहित याचिका इसको बोलते हैं। फर्स्ट पीआईएल हुसैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, जस्टिस पीएन भगवती, जिसमें ये बिहार का केस था और इसमें अल्टीमेटली इस केस के बाद जितने भी उसके जेल के अंदर जो प्रिजनर्स थे उनका रिलीज होता है। ठीक है। पीआईएल नॉन एडवर्सियल होता है, और पीआईएल जो होता है सोशल चेंज के लिए यूज किया जाता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी कोर्ट में अपीयर होता है। हालांकि पीआईएल का मिसयूज भी आज के समय में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स के बारे में ध्यान रखेंगे तो कुछ बात ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, देखिए लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, दीज आर दी फर्स्ट कोर्ट जहां पे सबसे पहले कोई आदमी जाता है।
ये हमने आपको बता रखा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखेंगे कि हाई कोर्ट में आप 226 में जाते हैं लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों के लिए, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए जाते हैं। एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि उसके जुरिस्डिक्शन में जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि उसके जुरिस्डिक्शन में जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे वो कॉल फॉर रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड्स को अपने पास बुलाती है, इश्यूज को एनालाइज करे और साथ ही साथ प्रोसीडिंग्स को डिटरमाइन करे किस तरीके से चीजें आगे करी जाएंगी, रिकॉर्ड बुक कैसे मेंटेन किया जाएगा, अकाउंट्स वगैरह कैसे रखे जाएंगे। अगर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 50 आपको बताया ही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको ध्यान रखें रिटायरमेंट एज, आप कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान ये भी रखने हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को पार्लियामेंट आसानी से कर्टेल नहीं कर सकती है। सिविल केसेस के अंदर जो पार्लियामेंट के पास लिमिटेड राइट होता है कि पेक्युलरी लिमिट्स को क्या कर सकती है, वो चेंज कर सकती है व्हेन इट कम्स टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास वास्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन मैंने आपको बताया 136 है। सप्लीमेंट्री पावर्स इनहेरेंट पावर 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, और अगर आप इनका कंटेम्प्ट करेंगे तो कोर्ट आपको पनिश भी करती है। हाल में एक पतंजलि वाला केस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोविजंस, आपको कुछ प्रोविजंस ध्यान रखने हैं कि जब जज साहब अपॉइंट किए जाते हैं तो 62 साल तक वो हाई कोर्ट के जज बने रहते हैं और 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहते हैं। जजेस जो होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज एडवोकेट बिफोर दी इक्विवेलेंट। मतलब अगर मैं हाई कोर्ट का जज हूं तो हाई कोर्ट से अगर मैं रिटायर हुआ तो मैं किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का जज होकर अगर रिटायर हुआ तो कहीं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर एक हाई कोर्ट जज है, एक हाई कोर्ट जज है, वो सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि आपको जानकारी हो तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यूजुअली ये ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि इन्फ्लुएंस जैसा कोई एंगल ना रहे। तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कई सारे रिटायर्ड जजेस जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ऑनरेबल जस्टिस नागरमुथु साहब हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जस्टिस आर बसंत साहब हैं, तो दे आर द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जजेस को ऑफिस से निकालना बहुत आसान नहीं होता है। प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन्हीं दो ग्राउंड्स पर उनको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ इनकी जो सैलरी है, जो अलाउंसेस होती है, दे आर फिक्स्ड एंड इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ लेजिस्लेचर। जो जजेस की सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और अगर मैं हाई कोर्ट्स की बात करूं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है, ठीक है। इनके जो इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं वो अल्टर नहीं किए जा सकते हैं इनके, बस फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में उसमें कुछ अल्टरेशन किया जा सकता है। जो जुडिशियल कंडक्ट होता है वो उसको एग्जामिनेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन से क्या रखा गया, इम्यून रखा गया। कहने का मतलब ये है कि जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करा जाता है और पार्लियामेंट का कंडक्ट कोर्ट में डिस्कस नहीं करा जा सकता एक्सेप्ट जब एक मोशन लाया जाए जज को रिमूव करने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का एस्टैब्लिशमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी खुद की रजिस्ट्री है, अपना स्टाफ है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आप अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट कैसे करी जाती है, तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 124, अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 124 है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और रिमूवल ऑफ जजेस की एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए दूंगा 124, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट और रिमूवल पढ़ेंगे, और सब्सिक्वेंटली एक वीडियो के अंदर हम बचा हुआ पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो पार्ट 1 है, आज ही दिन में आपको मैं 2 पार्ट्स और प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये चैप्टर आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज ब्रज किशोर मिश्रा साइनिंग।